दोस्तों आज की मूवी की कहानी दो ऐसे कबीलों के बारे में है जो काफी सालों से दुश्मनी में हैं। दोनों ही समय समय पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, मगर एक दिन क्या होता है, एक कबीले के लड़के को दुश्मन कबीले की लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों साथ में रहने के सपने देखने लगते हैं, मगर तभी लड़की को पता चलता है कि लड़के के पिता ने उसके पिता की जान ले ली है। बस ये जानते ही वो उस लड़के के साथ उसके कबीले की दुश्मन बन जाती है। वो देरी नहीं करती लड़के के पिता को मारने में। मगर असली ट्विस्ट ये है दोस्तों कि अब लड़का क्या करेगा। बाकी लड़के का जो कबीला है ना, ये लोग सालों से एक रहस्यमय मूर्ति की हिफाजत कर रहे हैं। अब इस मूर्ति का क्या रहस्य है, चले जानते हैं इस कहानी में। वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम गंगा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पानी में हाथ पांव वगैरह धो रही है। तभी वहां पे एक लड़का आता है जो कि गंगा को देखकर उसके बारे में सवाल करने लगता है। वो गंगा से कहता है कि मेरा नाम सेंगुटुवन है, प्यार से मुझे सभी सेंगू कहकर बुलाते हैं। लेकिन तुम कौन हो, तुम्हें तो मैंने यहाँ कभी देखा नहीं। ओह, तो तुम आदिवारम कबीले से हो। अब गंगा कुछ नहीं बोल रही थी तो सेंगू कहता है कि कम से कम अपना नाम तो बताओ। कोई नहीं, ना बताओ तो ठीक है, मगर कल फिर इसी टाइम आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। मैं करुणांगिनी कबीले के मुखिया का बेटा हूँ, मेरे पिता मुझे ढूंढते हुए आते होंगे तो मैं जा रहा हूँ। सेंगू जैसे पीछे मुड़ता है, गंगा उसे रोककर अपना नाम बताती है, जिससे सेंगू खुश हो जाता है। और यहाँ गंगा और सेंगू पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। दोस्तों दोनों अब रोज ही एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार हो जाता है उन दोनों को। और फिर एक दिन गंगा सेंगू से कहती है, सेंगू हम दोनों ही अलग कबीले से हैं। हमारे कबीले के लोगों को याजी देवता के मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, तो भला तुम्हारे पिता हम दोनों के इस रिश्ते को कैसे स्वीकार करेंगे। तुम तो जानते हो हमारे कबीले के बीच कितनी दुश्मनी है। तो सेंगू कहता है कि गंगा तुम्हारे लोग हैं ही ऐसे, काश वो तुम्हारी तरह होते। मगर तुम चिंता मत करो, मेरे पिता बहुत ही सुलझे हुए हैं और अच्छे इंसान है। मैं उनसे बात करके तुम्हें याजी देवता के मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। और इस तरह सेंगू की बातें सुनकर गंगा खुश हो जाती है। मगर तभी गंगा के कबीले के लोग वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि दोनों को साथ में देखकर गंगा से कहते हैं कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो, जानती भी हो इसके पिता ने क्या किया। इसके पिता ने तुम्हारे पिता की जान ली है। इतना सुनते ही दोस्तों गंगा रो पड़ती है। सेंगू भी ये सुनकर कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। मगर अब गंगा को सेंगू से क्या कहते हैं, नफरत हो चुकी थी। यहाँ वो दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। गंगा के लिए अब अपने पिता की मौत का बदला ही उसका पहला लक्ष्य बन जाता है। इसीलिए एक रात जब सेंगू के पिता याजी स्वरा मंदिर से याजी देवता की मूर्ति को लेकर किसी सुरक्षित जगह पे निकलने जा रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको डर था दोस्तों कि मूर्ति चोरी हो सकती है। तो तभी उन्हें आदिवरम कबीले के लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं गंगा को, जो कि सेंगू के पिता से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए आई हुई है। हालांकि सेंगू के पिता लगातार कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, फिर भी गंगा उनकी एक नहीं सुनती और उसके एक ही इशारे पे सेंगू के पिता को मार दिया जाता है। जिसके बाद गंगा के लोग याजी देवता की मूर्ति को वहां से लेकर चले जाते हैं। पर कुछ देर के बाद हम सेंगू को उस मूर्ति के साथ आते हुए देखते हैं, जो कि अपने पिता को जमीन में पड़ा देखकर उन्हें संभालने की कोशिश करता है, जो कि मतलब कभी भी मर सकते हैं। सेंगू अपने पिता से बताता है कि सेना ने उन लोगों को मूर्ति ले जाने से रोक दिया। तो सेंगू के पिता कहते हैं कि जब तक सेना है तब तक कोई इस मूर्ति को यहाँ से नहीं लेकर जा सकता। अब दोस्तों सेना कौन है, किसकी बात हो रही है, आगे पता चलेगा। खैर सेंगू के पिता उससे कहते हैं कि सेंगू, मेरे बाद तुम्हें ही इस कबीले का मुखिया बनकर इसको संभालना है और ध्यान रखना कि कोई भी इस दिव्य मूर्ति को यहाँ से लेकर ना जाने पाए। सेना के साथ तुम्हें भी इसकी रक्षा करनी होगी, ये हमारी आस्था और धरोहर का सवाल है। इतना कहकर उसके पिता दम तोड़ देते हैं दोस्त। जिसके बाद एक वॉइस ओवर के जरिए हमें बताया जाता है कि याजी नाम के माउंटेन के ऊपर रहने वाले अपने आप को कुरांगनी कहते हैं और जो इस पहाड़ के नीचे रहते हैं वो आदिवरम कबीले से हैं। ये दोनों ही कबीला याजी देवता को मानता है, लेकिन याजी का मंदिर कुरांगनी कबीले में है, जिस कारण इस 30,000 पुरानी मूर्ति के लिए दोनों कबीले आपस में लड़ते रहते हैं। हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन कुरांगनी के लोग याजी देवता के लिए त्योहार मनाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो वहीं आदिवरम के लोग नर बलि पर विश्वास रखते हैं। उनके यहाँ नर बलि देने का रिचुअल काफी सालों से चला आ रहा है, जिस कारण न सिर्फ कुरांगनी बल्कि आसपास के छोटे मोटे बाकी कबीलों ने भी आदिवरम को खुद से अलग कर दिया। आदिवरम के लोग जंगलों में रहते हैं। इसके साथ सेंगू ने अपने पिता की मौत के बाद अपने कबीले के मुखिया के पद को संभाला और बड़े होकर भूमि नाम की लड़की से शादी की। वहीं गंगा की बात करें तो वो पहले से ही कुरांगनी के लोगों को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानती थी। उसका बस एक ही सपना था, याजी देवता की मूर्ति को हासिल और सेंगू को मारकर अपना बदला पूरा करना। और उसने भी डुम्बन नाम के एक शख्स से शादी कर ली थी। हर साल ये दोनों कबीले आपस में चैत्र पूर्णिमा के दिन याजी देवता के त्योहार के समय आपस में लड़ते हैं। मगर इस साल कहानी कुछ अलग होने वाली थी दोस्तों। अगले सीन में हम सेंगू की पत्नी भूमि को देखते हैं, जिसे ये पता चलता है कि उनके कबीले का एक आदमी जंगल में गया था मगर अभी तक वापस नहीं लौटा। सभी को डर होता है कि कहीं उसे आदिवरम लोगों ने मार तो नहीं दिया। अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया होगा तो रात तक वो उसकी नरबलि देकर उसे खत्म कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आपको बताता हूँ कि नरबलि देने के बाद आदिवरम कबीले के लोग उन्हें खाते भी थे पहले, मतलब कि वो इंसान का मांस खाने वाले कैनिबल्स थे। इस वजह से उनसे हर कोई डरता था। अब इस दौरान देखते हैं कि
अधीरा नाम के कुरंगनी कबीले के लड़के को डुम्बन और उसके आदमी पकड़ लेते हैं, लेकिन डुम्बन अधीरा को मारता नहीं बल्कि उससे कहता है कि जाओ, भागकर यहाँ से जाओ और सेंगू को बताओ कि हमने तुम्हें पकड़ा था। अधीरा वहाँ से बेतहाशा भागते भागते अपने कबीले में आ जाता है, जहाँ उसकी यह हालत भूमि के साथ सभी कबीले वाले देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। अधीरा उन्हें बताता है कि मुझे आदिवरम कबीले वालों ने पकड़ लिया था, वो लोग हमारे जंगल में मौजूद हैं और अब आदिवरम कबीले के लोग इनके जंगल में मौजूद हैं। ये सुनते भूमि अपने कबीले के लोगों के साथ डुम्बन से जाकर मिलती है और कहती है कि तुमने हमारे एरिया में आने की हिम्मत कैसे की, ये तुम्हारी आखिरी गलती साबित होगी। इतना कहकर वो डुम्बन को ललकारती है लड़ने के लिए दोस्तों, जिस पर डुम्बन वहाँ सेंगू और भूमि की बेटी अली को सामने करके उसके गले में चाकू रख देता है। उसने पहले ही अली को पकड़ के रखा हुआ था, अब वो भूमि से अली के बदले देवता की मूर्ति की मांग करता है और अब अली को मुसीबत में देखकर भूमि डर जाती है। मगर तभी वहाँ पे सेंगू एक हाथी के सवार करते हुए आता है। सेंगू यहाँ पे आते ही डुम्बन से कहता है कि देखो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो यहाँ से तुम लोग जिंदा वापस नहीं लौटोगे, इसलिए मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि बच्ची को छोड़ो और मर्दों के साथ लड़ाई करो। ये सुनते ही डुम्बन और उसके कबीले वाले अली को छोड़कर सेंगू और बाकी लोगों से लड़ने उतर आते हैं और यहाँ सेंगू और उसके कबीले वाले डुम्बन और उसके साथियों को अच्छे से धोते हैं दोस्तों और उन्हें अपना बंदी बनाकर अपने कबीले में लाकर रख देते हैं। ठीक उसी वक्त वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर प्रताप आता है, जो कि सेंगू का रास्ता रोककर उससे कहता है कि तुम लोग हमेशा ये लड़ते क्यों रहते हो? मैंने बोला था ना कि कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आओ। देखो, मेरे रहते हुए तुम इनको नहीं लेकर जा सकते, तुम्हें आदिवरम कबीले के इन लोगों को यहीं पे छोड़कर जाना होगा। यहाँ सेंगू प्रताप से कुछ कहता तो नहीं, लेकिन वो किसी सरकारी आदमी से दुश्मनी नहीं करना चाहता था, इसीलिए प्रताप के कहने पे डुम्बन और उसके साथियों को छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद कबीले में जाकर सभी लोग इकट्ठा होकर सेंगू से कहते हैं कि ये तो हर साल का ड्रामा हो गया। जब भी चैत्र पूर्णिमा आती है और हम अपने त्योहार की तैयारियां कर रहे होते हैं तो ये आदिवरम के लोग यहाँ पे आ जाते हैं परेशान करने के लिए, और जाहिर है इस बार भी वो सभी कुछ ना कुछ गलत जरूर करेंगे। तो सेंगू कहता है कि अरे, उनके डर से हम अपना त्योहार ना मनाएं क्या? अरे, जब तक हम लोग साथ में हैं कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हमें साथ मिलकर उनका मुकाबला करना होगा और अपनी परंपरा भी निभानी होगी। सभी कबीले वाले सेंगू के मोटिवेट करने से खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों में आने वाले त्योहार की तैयारियां हो जाती है। इसके बाद सीन आदिवरम कबीले पे शिफ्ट होता है, जहां हम गंगा को देखते हैं और उसके एक ही इशारे पे डुम्बन एक आदमी का गला काटकर उसकी बलि चढ़ा देता है। इसके बाद प्रताप इन लोगों से मिलने आता है दोस्तों, और यहाँ प्रताप की बातों से हमें पता चलता है कि प्रताप इस कबीले के लोगों को अपना सपोर्ट देता रहा है। जिस तरह उसने सेंगू से डुम्बन को बचाया था, बदले में प्रताप उनसे इतना चाहता है कि गंगा उसे याजी देवता की मूर्ति लाकर दे दे। और फिर प्रताप गंगा और उसके लोगों को अब की बार के त्योहार तक का समय देता है कि मुझे तब तक वो मूर्ति चाहिए। कुरांगनी के मंदिर से वो मूर्ति लाने के लिए तुम्हारे पास तब तक का टाइम है जब तक त्योहार होता है। और दोस्तों, यहाँ ये सभी लोगों के लिए ये त्योहार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आगे पता चलेगा। तो गंगा भी अब तुरंत ही याजवी देवता की मूर्ति को हासिल करने के साथ सेंगू को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती थी। सीन होता है शिफ्ट एक कॉलेज की तरफ, जहाँ एक प्रोफेसर कामराज हर साल कुछ स्टूडेंट्स के साथ ट्रैकिंग पर जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर ईश्वर और प्रकृति के साथ एक अनुभव करना है तो हमें ऐसी ट्रैकिंग पे जाते रहना चाहिए। उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल से इसकी परमिशन ले ली थी, मगर प्रिंसिपल कामराज से पूछता है कि इस बार तुमने याजी हिल्स को ट्रैकिंग के लिए क्यों चुना, क्या खास है इसमें? तो कामराज बताता है कि मैं इस बार चाहता हूँ कि कुरांगनी फेस्टिवल में हम सब शामिल हो पाएं। यह त्योहार इस बार पढ़ने वाली चैत्र पूर्णिमा के वक्त मनाया जाएगा। कहते हैं कुरांगनी के मंदिर में जो याजी देवता की मूर्ति है वो साल भर इनविजिबल रहती है और सिर्फ इस खास मौके पर पूर्णिमा की रात में ही सबको दिखती है। तभी इस मूर्ति को मंदिर के बाहर लाया जाता है। इसको लेकर कबीले के चक्कर लगाने के बाद सभी उसका दर्शन करते हैं और फिर इस मूर्ति को मंदिर तक रख दिया जाता है और वो रात बीतने के बाद वो मूर्ति फिर एक साल के लिए गायब हो जाती है। तो इस तरह दोस्तों हमें पता चलता है कि सभी के लिए ये फेस्टिवल इतना जरूरी क्यों है। इस फेस्टिवल के दौरान ही आदिवरम के लोग इस मूर्ति को चुराने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कामराज प्रिंसिपल को विश्वास दिलाता है कि मैं 3 दिन के अंदर सभी बच्चों को बिल्कुल सही सलामत वापस लेकर आ जाऊंगा। अब आगे दोस्तों कुरांगनी के जंगल में 4 शराबी लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ बस ऐसे ही घूमने के लिए आए हुए थे और एकांत को देखकर शराब पीने लग गए। अब उसी दौरान यहाँ पास से भूमि एक दूसरी महिला के साथ जब जा रही होती है, तभी इन शराबियों की नजर भूमि और उस महिला पे पड़ जाती है। तो वो शराबी भूमि और उस महिला को पकड़कर उनके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं। अब भूमि की एक चीख सुनकर वहाँ पे अली आ जाती है और एक शराबी भूमि को छोड़कर फिर अली को भी परेशान करने के लिए आता है। तभी वहाँ वही हाथी आ जाता है जिसके ऊपर हमने सेंगू को सवारी करते हुए देखा था। ये हाथी इन शराबियों को दोस्तों वहाँ से दूर कर देता है। फिर हम देखते हैं भूमि और अली इस हाथी को सेना कहकर बुला रहे हैं। ओह, यानी कि यही हाथी इस कबीले का रखवाला है दोस्तों, इसी का नाम है सेना और इसी ने पहली बार गंगा को
वो मूर्ति यहाँ से ले जाने से रोका था। ये हाथी इस कबीले और उस मूर्ति को प्रोटेक्ट करता है। इसके रहते मतलब कोई भी मूर्ति को कबीले से बाहर नहीं लेकर जा सकता। अब सीन यहाँ से इस एरिया के टूरिस्ट गाइड सुरली पर जाता है, जिसे कामराज का कॉल आता है। कामराज सुरली से कहता है कि तुम कहाँ पे हो, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो सुरली भी कहता है कि मैं 5 मिनट में आने वाला हूँ, इंतजार करो। दोस्तों, कामराज ने ट्रैकिंग में गाइड करने के लिए सुरली को चुना था, इसीलिए सुरली आ रहा है। तो वो तुरंत कामराज के पास पहुंचकर उनसे कहता है कि देखो, अभी मैं तुम लोगों को तुम्हारे कैंप तक लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं फॉरेस्ट ऑफिसर से ट्रैकिंग की परमिशन लूंगा। उसे थोड़ा सा वो घूस देकर काम निपटाना है, उसके बाद बाकी ट्रैकिंग हम कल सुबह से शुरू करेंगे। अब इसके बाद रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच डुम्मन और गंगा को कुरांगनी लोगों की एक स्वामी जी मिल जाते हैं, जो कि लोगों का भविष्य उनको देखकर ही बता देते हैं। तो डुम्मन उनसे सवाल करता है कि स्वामी जी, ये बताइए इस बार हम क्या मूर्ति को हासिल कर पाएंगे? तो स्वामी कहते नहीं नहीं, इस बार भी तुम नाकाम रहोगे, और तुम जिस पर विश्वास करते हो वही तुमसे गद्दारी करेगा, और डुम्मन तुम तो मारे जाओगे। ये बातें सुनते ही डुम्मन रोने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि स्वामी कभी गलत नहीं कहते। मगर गंगा गुस्से में उस स्वामी का गला काट कर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। साथ ही कहती है कि इस बार हम अपना भाग्य खुद लिखेंगे, डुम्मन तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। और अब सुबह होते ही स्वामी जी की लाश को देखकर कुरांगनी के लोग बिल्कुल हाहाकार मचा देते हैं। तो उनका एक आदमी कहता है कि आदिवरम के लोग इस बार भी शांत नहीं बैठेंगे, उन्होंने ही हमारे स्वामी जी को मार दिया और जल्द ही वो मूर्ति को भी ले जाएंगे। वो सभी भूमि से सवाल कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या करें। भूमि के पास भी कोई जवाब नहीं होता, मगर तभी वहाँ पे सेंगू आता है, जिसके हाथ में उन शराबियों का सर होता है जिन्होंने भूमि के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश की थी। वो उस सर को सभी के सामने फेंक कर कहता है कि इस बार हम शांत नहीं बैठेंगे, जो भी हमारे साथ गलत करने की कोशिश करेगा उसका खात्मा हम इसी तरह करेंगे, फिर चाहे वो गंगा हो, उसका पति हो या कोई भी हो, हम सभी मिलकर उनको मारकर खून का बदला खून से लेंगे। और सेंगू को ये कहते सभी का डर खत्म हो जाता है। सभी अब उस आदिवरम कबीले से मुकाबला करने को तैयार थे। दूसरी तरफ कामराज और उसके सभी स्टूडेंट्स ट्रैकिंग करना शुरू कर देते हैं। काफी दूर तक चलने के बाद ये सभी एक जगह पे रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। तो वहाँ पर इन्हें पता चलता है कि राम और मैथिली नाम के 2 स्टूडेंट्स गायब हो चुके हैं। राम का दोस्त कहता है कि राम तो ऐसे फोटो लेने के लिए गया हुआ था, बाकी मैथिली को पता नहीं वो कहाँ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको राम से कुछ बात करनी थी तो वो राम के पीछे गई। अब यहाँ पे सुरली कहता है कि हमें जल्दी से उनको ढूंढना होगा, ये एरिया सेफ नहीं है। तो सभी अब उन दोनों को ढूंढने में लग जाते हैं। इधर राम जब फोटोज वगैरह क्लिक कर रहा होता है तो वहाँ पे मैथिली आकर उससे कुछ कहने की कोशिश करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिस पर राम कुछ कह पाता उससे पहले उसको यहाँ किसी के होने का एहसास हो जाता है और अगले ही पल ये दोनों खुद को गिरावा पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें आदिवरम लोगों ने पकड़ लिया था। आदिवरम का एक आदमी राम का लॉकेट देखकर उससे कहता है कि तुम्हारे पास ये लॉकेट कैसे? ये तो कुरांगनी लोगों के पास होता है। राम कहता है कुरांगनी से बिलोंग करता हूँ मैं, मेरे पेरेंट्स मुझे बचपन में ही यहाँ से शहर लेकर गए थे, तभी से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। अब ये सुनते ही वो शख्स बहुत खुश होता है। वो कहता है कि वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, आज हम तुम्हारी बलि देंगे। अब इतना कहकर वो राम और मैथिली को अपने साथ पकड़ कर लेकर जाता है। बाकी यहाँ सभी लोग उन दोनों को ढूंढते ढूंढते जंगल में दौड़ रहे होते हैं और तभी इन लोगों को राम का कैमरा दिखता है, जिसमें आखिरी तस्वीर आदिवरम के लोगों की थी। सुरली इस फोटो को देखकर कहता है कि वो दोनों अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। आदिवरम कबीले ने उनको पकड़ लिया, जो कि नर बलि देने की पूरी कोशिश करेंगे और हमें तुरंत ये खबर फॉरेस्ट ऑफिसर को देनी होगी। दोस्तों, अब आ जाइए कुरांगनी की तरफ, जहाँ सेंगू और बाकी लोग चिंतित थे, क्योंकि जो हाथी था ना सेना, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। वो अचानक से बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, अपने आपे से बाहर होकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर सेंगू कहता है कि सेना का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, कैसे भी करके इसे बांध के रखो और इसका पूरा ख्याल रखो। बस ये त्योहार बीत जाए, उसके बाद सेना को अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, तभी वो ठीक होगी। बस हमें उस त्योहार के दौरान सेना का ध्यान रखना होगा। इधर सेना की हालत खराब थी दोस्तों, तो दूसरी तरफ राम और मैथिली की जिंदगी दांव पे लगी हुई थी। मगर तभी वहाँ पे खुद प्रताप आ जाता है, जिसको देखकर मैथिली पापा बोलकर चिल्लाने लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैथिली प्रताप की बेटी है, जो कि हॉस्टल में रहती है और अपने पिता से बिना बताए यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आ गई। प्रताप अपनी बेटी को देख तुरंत उसको आजाद करने के लिए कह देता है। अब आदिवरम के लोग उसकी बात मानते थे तो वो मैथिली को छोड़ देते हैं। साथ ही प्रताप उनको राम को भी छोड़ने के लिए कहता है और अपनी बेटी के साथ चला जाता है। इसके बाद हम राम को कामराज लोगों के साथ देखते हैं और मैथिली को तो प्रताप अपने साथ लेकर चला गया था। मतलब प्रताप के कहने पर उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। वहीं रात में सेंगू को खबर मिलती है कि सेना काबू से बाहर चली गई है और वो इस वक्त उनकी बस्ती में है। सेंगू तुरंत वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि सेना पूरी तरह पागल होकर अली की तरफ बढ़ रही है और यहाँ सेंगू किसी तरह से धीरे से अली को बचाता है और फिर वो लोगों से कहता है कि सेना को पकड़कर बांधे, मगर सेना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अली भी चिंतित थी कि सेना को हो क्या गया, क्योंकि वो उसी के साथ खेलते हुए बड़ी हुई थी
एक तरफ से उसकी दोस्त थी वो। अली वापस से सेना के पास भागकर चली जाती है, इस उम्मीद में कि उसके रोकने पे सेना रुक जाएगी। अब अली को भागते देखकर सेंगू और भूमि भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, मगर इस बार सेंगू अली को नहीं बचा पाता। सेना अपनी सूंड से अली को एक तरफ जोर से फेंक देती है, जिससे अली की मौके पर ही मौत हो जाती है दोस्तों, और सेना वहां से भाग जाती है जंगल की तरफ। अली की मौत से सेंगू और भूमि काफी रोते हैं। फिर ये सभी अगली सुबह अली की अंतिम क्रिया वगैरह करने का पूरा इंतजाम करते हैं, जिसके बाद रात में सेंगू को अली सपने में दिखती है, जो कि सेंगू से कह रही होती है कि सेना की कोई गलती नहीं है, मेरी मौत मेरी गलती से हुई है। इस सपने से सेंगू जाग जाता है और बहुत रोता है, सेना के लिए भी और अली के लिए भी। लेकिन फिर भूमि उसको संभालने की कोशिश करती है। सेंगू कहता है कि मैं अब किसी और को सेना के हाथों मरने नहीं दे सकता। सेना जंगल की तरफ गई है तो मैं भी कल उसको ढूंढने के लिए और लोगों के साथ जाऊंगा, उसका मिलना बहुत जरूरी है। बाकी तुम यहाँ पे रहकर त्योहार की तैयारियां करो, क्योंकि हमारी परंपरा के मुताबिक कुछ भी हो जाए मगर ये त्योहार रुकना नहीं चाहिए। अगली सुबह सेंगू कुछ लोगों को और फॉरेस्ट ऑफिसर के कुछ सिपाहियों को लेकर सेना को ढूंढने जंगल की तरफ निकल जाता है। जिस बीच हमें प्रताप को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बेटी से ये कहता है कि बेटा तुझे मैंने पढ़ने कॉलेज भेजा था और तू मुझे बिना बताए यहाँ ट्रैकिंग पे आ गई। इस तरह वो अपने बाप की डांट खाती है। तभी प्रताप को कॉल आता है दोस्तों, जो कि प्रताप से कहता है कि तुम कुरांगनी के लोगों को मारकर वो मूर्ति लेकर क्यों नहीं आ जाते। प्रताप कहता है कि बॉस वो मूर्ति सच में ऐसे नहीं दिखती, बस मुझे इस फेस्टिवल तक का समय दे दीजिए। आदिवरम के लोग मेरी बात मानते हैं, वो आपस में कुरांगनी से लड़कर उन्हें खत्म कर देंगे, बाकी बचे हुए लोगों को गोली से मैं उड़ा दूंगा। उसके बाद वो मूर्ति आपके हाथों में होगी, ये मेरा वादा है, आप खुद उस दिन आइएगा। प्रताप का बॉस कहता है कि ठीक है, लेकिन इस त्योहार से एक दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। पता नहीं दोस्तों प्रताप का बॉस कौन है। और अब प्रताप कुरांगनी के लोगों को मारने की सोच रहा है। ये बात पता लगते ही मैथिली वहां से भाग जाती है कुरांगनी के लोगों से ये सब बताने के लिए, और ये सब वो राम के लिए कर रही है, राम की वजह से कर रही है, क्योंकि राम भी कुरांगनी से था ना। उधर सेंगू और उसके लोगों को सेना नहीं मिल रही होती है, और तब फॉरेस्ट रेंजर्स जो उनके साथ थे उन्हें प्रताप का ऑर्डर मिल गया था, और ऑर्डर में यह था कि राम को अरेस्ट करो। तो अब उनको राम को अरेस्ट करने के लिए जाना था, क्योंकि दोस्तों प्रताप नहीं चाहता था कि उसकी बेटी राम के साथ कुछ करे, मतलब वो नहीं चाहता था कि ये दोनों प्यार करें। तो ये रेंजर्स सेंगू को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सेंगू अपनी खोज बंद नहीं करता। उधर राम कामराज से बताता है कि मैं बचपन में यहाँ रहा करता था, वैसे अब तो मुझे यहाँ के रास्ते भी याद नहीं है, मगर मैं कुरांगनी से हूँ, ये आपको ना बताने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। कामराज को इसी दौरान प्रिंसिपल का फोन आता है कि सभी बच्चों को वापस आना होगा, ये ट्रैकिंग कैंसिल। जाहिर है दोस्तों प्रिंसिपल को प्रताप ने कहा होगा वापस बुलाने के लिए। अब यहाँ दिखाते हैं तो प्रताप के ऑर्डर पर पुलिस वाले राम को लेने आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कामराज रोकने की कोशिश करता है, जिस पर वो कामराज पे हाथ उठा देते हैं, और ये देखते हैं कामराज के सभी बच्चे उन पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं। वो सभी पुलिस वालों को मारकर वहां से जंगल की तरफ भाग जाते हैं, और अब इनको भागता हुआ देखकर सुरली भी इनके पीछे जाता है। देखते देखते ये सभी जंगल में गुम हो जाते हैं। उधर सेंगू को मैथिली जंगल में बेहोश मिलती है, जिसे सेंगू होश में लेकर आता है और बताता है कि हम कुरांगनी कबीले से हैं। तो यहाँ मैथिली तुरंत उसे बता देती है कि मैं प्रताप की बेटी हूँ और मेरे पिता त्योहार के दिन तुम सभी को मार देंगे, मूर्ति को भी चुराने वाले हैं वो। सेंगू फिर मैथिली को अपने साथ बस्ती में लेकर आ जाता है। फिर वो सभी लोगों से जो मैथिली ने बताया वो बताता है, जिस पर गाँव वाले दो गुटों में बंटकर लड़ने लग जाते हैं। एक कहता है कि हमें ये त्योहार और देवता वगैरह छोड़कर अपनी जान की सोचनी चाहिए, तो दूसरा कहता है कि हमें त्योहार मनाना चाहिए। इस दौरान बाकी कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमें मंदिर और देवता को बचाना चाहिए। इन सभी को आपस में लड़ता देखकर सेंगू कहता है कि देखो देवता की मूर्ति की चिंता मत करो, इसके पहले भी 3 बार उसे लोगों ने चुराने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहे। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया के एक गैंग ने देवता की मूर्ति को त्योहार की रात मंदिर से चुराने की कोशिश की, मगर अचानक से मूर्ति इतनी भारी हो गई कि उनसे उठ नहीं रही थी, इसलिए वो लोग डरकर मूर्ति को वहीं छोड़कर भाग गए। फिर केरला के कुछ लोग उस मूर्ति को लेकर अपनी गाड़ी में रखकर यहाँ से निकल गए, मगर जैसे वो जंगल से निकलने वाले थे तभी अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आग लगने से सभी मर गए। खैर इस मूर्ति को खरोंच तक नहीं आई। फिर तीसरी बार तो गंगा के पिता ने इस मूर्ति को चुराने की कोशिश की, मगर ये करने के दौरान उनको न जाने क्या हो गया, उनके नाक और मुंह से खून आने लगा, जिसके बाद उन्होंने मेरे पिता के सामने दम तोड़ दिया। उन्हें मेरे पिता ने नहीं मारा था, पर गंगा को लगता है कि उसके पिता को मेरे पिता ने मारा। बाकी गंगा ने भी ये कोशिश की, मगर सेना ने उसको रोक लिया, जिस वजह से गंगा को मूर्ति छोड़कर जाना पड़ा। मेरे पिता ने मरते वक्त कहा था कि ये मूर्ति हमारी धरोहर है, जिसे कोई यहाँ से लेकर कभी जा नहीं सकता, फिर वो लाख कोशिश क्यों ना कर ले, साथ ही हमें भी इस धरोहर को जान देकर बचाना पड़ेगा। सेंगू की ये स्पीच सुनकर फिर से सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं और त्योहार की तैयारियों में जुट जाते हैं। इस तरफ जंगल में रात होने और भटकने के कारण कामराज लोग जंगल में एक तरफ रुक जाते हैं। उसी समय इन लोगों को बड़ी प्यास लगती है, तो सुरली इनको बताता है कि मुझे जंगल का रास्ता तो अच्छे से नहीं पता, मगर यहाँ पास ही में एक जलधारा है जिसमें से हाथी वगैरह भी पानी पीते हैं, वहाँ जाकर हम सभी की प्यास शांत हो जाएगी। राम कहता है कि उस जलधारा के आखिर में कुरांगनी लोगों की बस्ती है, वहाँ अगर हम पहुँच गए तो हम आराम से वापस जा पाएंगे। कामराज राम की बात मानकर रात में ही चल देता है, मगर इन्हें वहाँ
एक दूसरे कबीले वाले पकड़ लेते हैं। दोस्तों ये आदिवरम कबीले के लोग नहीं थे। इन्हें कामराज और राम जब बताते हैं कि ये लोग कुरांगनी की तरफ जा रहे हैं तो ये कबीले वाले इनको जाने देते हैं, क्योंकि ये कुरांगनी के साथी थे, मतलब उनका सपोर्ट करते थे, इसलिए उनका नाम सुनते ही इन्होंने जाने दिया। तो ये सभी लोग जब कुरांगनी पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंचकर सभी लोग सेंगू से बताते हैं कि जो भी हुआ था। सेंगू अपनी बस्ती में ही इनके रहने का इंतजाम करवाता है। राम को भी यहाँ मैथिली को देखकर बड़ी खुशी होती है। सीन इसी के साथ गंगा और उसके लोगों पे शिफ्ट होता है, जो कि पूरी तैयार थी कुरांगनी पर हमला करने के लिए। ये सभी लोग प्रताप के साथ मिलकर कुरांगनी पे उनके त्योहार के दौरान धावा बोलने वाले थे, मगर कुरांगनी के लोग इस हमले के लिए तैयार। सेंगू भूमि भी गंगा और डुम्बन के साथ लड़ने जाते हैं। ये दोनों कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे और अब आदिवरम कबीले को हारता हुआ देखकर प्रताप वहां अपने आदमी से कुरांगनी कबीले की उन औरतों को लाने के लिए कहता है जिन्हें उसने किडनैप करवाया था। इन सभी औरतों को प्रताप के पास बंदी बना देखकर सेंगू और उसके लोग रुक जाते हैं। प्रताप उन औरतों में से एक की तो जान ले लेता है और सेंगू बेचारा देखता रह जाता है। फिर इसके बाद प्रताप सेंगू को धमकी देता है कि अगर तुमने इस बार वो मूर्ति हमारे हवाले नहीं की तो बाकी की औरतें भी मारी जाएंगी। सेंगू भी क्या ही करता, मजबूर था। अपनी बेटी को खोने के बाद वो और किसी को भी नहीं खोना चाहता था, इसीलिए वो बस चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था और गंगा के इशारे पे डुम्बन याजी देवता की मूर्ति को मंदिर से लेकर बाहर आ जाता है, जो कि चांद की रोशनी में चमक रही होती है। और अब जैसे डुम्बन मूर्ति लेकर आता है ना, वैसे ही उसे कोई गोली मार देता है, जिससे डुम्बन ऑन दी स्पॉट मर जाता है। मतलब स्वामी जी ने डुम्बन की मौत की जो भविष्यवाणी की थी वो सच निकल गई। गंगा भी हैरान थी, क्योंकि ये गोली प्रताप के इशारे पे चली थी और इसी के साथ वहाँ प्रताप के उस बॉस की एंट्री होती है, जिसे उसने फोन पे कहा था और प्रताप की बेटी मैथिली ने सुन लिया था। प्रताप का बॉस असल में माफिया का बहुत ही बड़ा आदमी है दोस्तों, और वो मूर्ति की स्मगलिंग का काम करता है। यासी देवता की मूर्ति दुनिया की सबसे महंगी मूर्तियों में से एक है, इसलिए पिछले 10 सालों से प्रताप का बॉस इसके पीछे पड़ा हुआ है। अब इसका कोई नाम नहीं बताया गया है, तो मैं इसे प्रताप का बॉस कहूंगा। बाकी ये खुद सभी के सामने भगवान बोलकर इंट्रोड्यूस करता है। और अब इनका प्लान यह है दोस्तों कि आदिवरम कबीले और कुरांगनी कबीले के सभी लोगों को सभी जगह को आग लगाकर भस्म कर दिया जाए, और कल अखबार में खबर होगी कि आग लगने की वजह से दोनों कबीले के सभी लोग मारे गए। लेकिन प्रताप का बॉस और प्रताप ये करने से पहले अपने हाथों से सेंगू और गंगा को गोली मारने वाले थे, पर निशाना साधते ही वहाँ पे सेना आ जाती है। मतलब वही हाथी दोस्तों जो कि पागल हो चुका था। उस हाथी को दौड़कर आता देखकर प्रताप, उसका बॉस और बाकी सभी लोग सेना पे गोलियां चलाने लग जाते हैं। ये देखकर गंगा, सेंगू, भूमि ये सभी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनका साथ देने के लिए आसपास के कबीले के लोग भी आ चुके थे। बाकी सेंगू ने कामराज और जिन बच्चों की मदद की थी वो भी इस लड़ाई में सेंगू को मदद करते हैं, मैदान में उतर आते हैं और ये सभी मिलकर प्रताप और उसके बॉस के आदमियों के साथ लड़ रहे होते हैं। मगर प्रताप का जो बॉस था वो दमदार था, उसे गंगा और सेंगू मिलकर भी नहीं लड़ पा रहे थे। इसी बीच प्रताप गंगा को मारने लग जाता है, तो गंगा उल्टा उसे एक भाले की मदद से मार गिराती है। वो समझ चुकी थी कि स्वामी इसी प्रताप की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से गंगा का पति डुम्बन मर गया। दूसरी तरफ सेंगू भी आखिरकार प्रताप के बॉस के सीने को आर पार कर देता है भाला घुसाकर, उसका काम खत्म। फिर हम देखते हैं कि सेना खुद उस मूर्ति को अपनी सूंड में उठाकर सेंगू के हवाले करती है। उसने एक बार फिर इस मूर्ति को बचा लिया था दोस्तों। अब आपको याद होगा कि सेना पर प्रताप और उसके लोगों ने फायरिंग की थी, तो ये सारी गोलियां लगने की वजह से सेना भी जमीन पे गिर पड़ती है, जिसको इस तरह मरते देखकर सेंगू और बाकी लोग कुछ कर नहीं पाते। सेंगू को यहाँ सेना के साथ बिताए हुए पुराने पल याद आते हैं, क्योंकि वो जानता था कि सेना ने जो उसकी बेटी की जान ली वो जानबूझ के नहीं ली, वो गलती में हो गई, गुस्से में हो गई। जानवर है बेचारी। सेंगू और उसके लोग सेना के लिए रो रहे होते हैं, जिसके साथ सेना की आंखें बंद हो जाती और साथ ही ये मूवी भी खत्म हो जाती दोस्तों। थोड़ी अजीब थी, मगर डायरेक्टर ने मूवी के नाम को वॉल्यूम 1 भी दिया है, मतलब इसका अगला पार्ट जरूर आएगा, तो वहाँ इसके सारे जवाब क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप बताइए कैसी लगी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।